जी सर। तो आपका जो पहला एमसीक्यूज था वो ये था कि द डोमेन ऑफ एक रैशनल फंक्शन गिवन किया है और इसकी डोमेन आपको मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने इसका ऑप्शन भी खैर लगाया हुआ है। तो अभी यही डिस्कस करना है कि इसके ऑप्शन में ये आल क्यों है। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि सेट ऑफ रैशनल ये फंक्शन जब आपके पास रैशनल फंक्शन हो, कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एमसीक्यू सॉल्व किया था ये। अगर ये रैशनल फंक्शन है तो आपने डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना है। तो जिन पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा उनको हम डोमेन से निकाल देंगे। तो एक्स स्क्र प्लस वन, तो आप जरा चेक करें कि एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स की किस वैल्यू पे हो सकता है। तो इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ से एक्स स्क्र को राइट साइड में लेके जाएंगे, एक्स स्क्र माइनस वन हो जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि एक्स के स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होता है। और आपने चैप्टर वन फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आयोटा के इक्वल है। तो ये तो इसका मतलब है कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये तो रियल है ही नहीं। इट मीन्स के जो आपका डिनोमिनेटर है वो डोमेन की किसी वैल्यू पे भी जीरो नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से किसको निकालेंगे? किसी को भी नहीं निकालेंगे बेटा। आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड थे वो मैंने सारे लिख दिए आप यहाँ पे एमसीक्यूज के ऑप्शन में। पहला मेथड है ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर आएगा ना, इसमें से हम किसी भी चीज को निकालेंगे तो नहीं। दूसरा मैंने इंटरवल फॉर्म में सेट ऑफ रियल नंबर को लिखा है कि आप चेक करें माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। इट मीन्स के माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर शामिल हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब यही होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। तो आगे ये लिखा हुआ है कि हर वो नंबर जो इन्फिनिटी से छोटा हो और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो। तो बेटा बात वही हो गई ना, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरम्यान सारे के सारे रियल नंबर्स ही आते हैं ना। तो ये तीनों एक ही बातें हैं। समझ आ रही है? आप सेट ऑफ रियल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन तीन मेथड से। ऑल रियल नंबर लिखें, इंटरवल फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखें, या इस तरह से बताएं कि एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। इट मीन्स के ऑल रियल नंबर। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल रियल नंबर। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गई? यस सर। ये आपका एमसीक्यूज नंबर वन था। अच्छा, एमसीक्यूज टू में आपके पास फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन में जो इसका इनवर्स है उसकी डोमेन हमने पूछी हुई है। सॉरी, इसका इनवर्स की वैल्यू जीरो पे हमने फाइंड करनी है। तो आप चेक करें कि सबसे पहले तो फंक्शन गिवन है, उसका इनवर्स गिवन नहीं। अगर उसका इनवर्स आपको गिवन होता तो आप क्या करते, जस्ट उसमें एक्स की जगह जीरो पुट कर देते। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो इसका मतलब है आपने पहले इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स कैलकुलेट करने के जो मेथड थे वो आपने अप्लाई करने हैं। तो पहला पहला स्टेप था कि y की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह सॉरी y रिप्लेस करते हैं। तो फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट करें तो बनेगा y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप x कैलकुलेट करते हैं। तो x कैलकुलेट करने के लिए बाकी तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेकर आएं। तो y माइनस फाइव इक्वल टू थ्री एक्स हो जाएगा। थ्री के साथ इसको डिवाइड करें, y माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री, और ये y माइनस फाइव ओवर थ्री इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसी को आप इनवर्स कहते हैं। जब x कैलकुलेट करते हैं तो टेक्निकली ये जो f होता है बाय डेफिनेशन, ये मैंने आपको सिखाया था कि x इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y। आप इसका रिलेशन डिफाइन करते होते हैं। तो x की जगह फिर आप f इनवर्स ऑफ y पुट कर दें तो आपके पास बनेगा y माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो यही आपका इनवर्स फंक्शन है। लास्ट में आप जस्ट x की जगह y की जगह x को रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस y बाय एक्स, तो आपको आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री। तो ये आपके पास प्रोसीजर आ गया है कि आपने किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन की रिवीजन भी होगी।
हमें चाहिए एफ इनवर्स ऑफ जीरो। आप दोनों का कंपैरिजन करें ना, एफ इनवर्स ऑफ जीरो का एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, तो आपको पता चलेगा कि भाई एक्स की जगह जस्ट जीरो एडजस्ट करना है। तो जिधर जिधर एक्स है उधर जीरो पुट करेंगे तो बनेगा एफ इनवर्स ऑफ जीरो, और राइट साइड में जीरो माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री, एंड जीरो माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री आ जाएगा। इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ जीरो किसके इक्वल, थ्री के इक्वल, माइनस फाइव बाई थ्री के इक्वल। तो ये आपके पास ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गई? सर ये 3x + 5 जी भाई Yes, थोड़ी sir. आवाज कम है, प्लीज ऊंचा बोले। सर ये 3x + 5 0 के ऊपर होना चाहिए। समझ नहीं आई आपकी बात की। मतलब ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखी है इसमें हमें ये लिखा है कि y इक्वल टू x है, वो ठीक है, समझ आ गया। लेकिन जो 3x + 5 है वो अगर हम 0 के में कर दें और अगर इसमें x की जो वैल्यू आती है वो भी वही आती है, -5/3 ही आती है। हाँ जी, इसमें ये कुछ जो किया आप बगैर। x की वैल्यू निकालें ना, इसमें आप किसी और मेथड से बता रहे हैं। जी इससे मैंने एफ ऑफ सॉल्व एक्स किया को हुआ था। जीरो पुट करें जी जी। और x की वैल्यू निकालें तो वो -5/3 आ जाएगी। लेकिन वो एक्चुअली वो x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का मेथड होता है, वो f इनवर्स नहीं निकालने का मेथड है। ठीक है, तो जब फंक्शन गिवन हो तो उसका इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो उसका यही प्रोसीजर है। आप पहले उसका इनवर्स निकालेंगे, फिर उस इनवर्स में वैल्यू पुट करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो उससे आपको एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा। अब बाय चांस यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और ये जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है, तो टेक्निकली भी ये बात ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ जीरो का मतलब यही है ना कि आप क्या कर रहे हैं, वाई की जगह जीरो पुट कर रहे हैं, तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट चेंज करता हूँ वन के लिए, टू के लिए, तो ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आप क्या करें, इसमें पहले इनवर्स कैलकुलेट किया करें, फिर इनवर्स में जो एक्स की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया करें। ठीक है? यस। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है कि नेक्स्ट तो आसान सा एमसीक्यूज है कि आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, उसका वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना था। तो अब वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर जो अभी हमने अभी डिस्कस भी हुआ कि जब भी वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं तो वाई इंटरसेप्ट के लिए प्रोसीजर क्या था कि एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, और एक्स इंटरसेप्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो वाई जीरो पुट करते हैं। तो जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह जीरो पुट करें वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू 2 raised to the power x, तो 2 raised to the power 0 बनेगा जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इन ऑर्डर पेयर हमने आंसर लिखना होता है, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू एक्स की है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया। इस तरह से आपने इस प्रोसीजर से वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होता है। क्लियर? 0 - 1 नहीं है, 0 0 भी नहीं है, नन भी नहीं है, इसलिए 0 0, 1 ये आपका वाई इंटरसेप्ट है इस फंक्शन का। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इम्पोर्टेंट है। आप इस पे ई वाला थ्योरम एक मैंने आपको बताया था वो अप्लाई करना है। तो आप चेक करें जरा इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। जब भी किसी लिमिट का आंसर ई आए ना तो इट मीन्स कि आपने ये थ्योरम अप्लाई करना है। डू यू रिमेम्बर के लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e। इसकी जो शराइत थी वो ये थी कि लिमिट इन्फिनिटी पे हो, 1 के बाद प्लस हो, प्लस के बाद जो सेकंड टर्म है पावर में उसी टर्म का क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो लिमिट का आंसर ई आता है। ऐसे क्वेश्चन हमने डिटेल में किए थे। तो अब देखें ऑप्शन में 1/e है, ई स्क्र है, e की पावर -1 है, e है, तो इट मीन्स कि यही थ्योरम अप्लाई करना होगा हमने। तो आप इसमें क्वेश्चन को पहले लिखें। क्वेश्चन ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 + 2n + n² डिवाइडेड बाय n² एंड होल रेज टू द पावर n है। तो ये शेप हमने पहले बनानी है 1 + 1/n की। तो आप चेक करें ये जो न्यूमरेटर है इसमें तो एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा। आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल, a² + b² + 2ab।
तो ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दें, तो बनेगा 1 प्लस n का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर एंड होल पावर आपके पास n आ जाएगी। अच्छा, अब पावर फ्रैक्शन में हो तो डिवीजन में हो तो आप होल पावर उसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप इसको लिखें 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n एंड होल पावर 2। आप ऊपर वाले पे अलग से पावर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस n का होल स्क्वायर होगा और नीचे n का स्क्वायर और होल पावर n। आपको ये बात मालूम थी कि जो पावर्स होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट में। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n एंड होल पावर क्या बन जाएगी, 2n बन जाएगी। जस्ट सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है कि इसमें आप अब क्या करेंगे, n को अलग अलग डिवाइड कर दें, तो बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय n आ जाएगा और n को जब n पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा एंड होल पावर 2n हो जाएगी। अब आपने ना इसको ऊपर वाली थ्योरम की शेप देनी है, 1 प्लस 1 बाय n होना चाहिए, तो और पावर में इसी टर्म का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो आप चेक करें, आपके पास 1 बाय n प्लस 1 है, तो इसका मतलब जस्ट अरेंज करने की जरूरत है। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 को पहले लिख दें, 1 प्लस 1 बाय n को बाद में लिखिए, और 1 बाय n का पावर में आपको रेसिप्रोकल चाहिए। यू नो कि 1 बाय n का जो रेसिप्रोकल होता है वो n होता है, तो मैं इसको n को लिखूंगा और ये जो होल पावर 2 है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको मालूम है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ ये काम, और लिमिट को भी अंदर ले गया हूँ। अब चेक करें कि ये जो ऊपर थ्योरम लिखा हुआ है लिमिट इन्फिनिटी पे है, 1 के बाद प्लस है और उसके बाद प्लस के बाद जो भी सेकंड टर्म है पावर में उसका रेसिप्रोकल है। तो हमने डिटेल से बात की थी कि उसका आंसर ई आएगा, और ये जो ऊपर स्क्वायर होने की वजह से टोटल आंसर आपका ई स्क्वायर आ गया। क्या ये समझ आ गई आपको? Yes. जी तो सर, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि ई स्क्वायर है। जी वाइस, जी सर, और कुछ तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें ना मोस्टली स्टूडेंट का एमसीक्यूज गलत इसलिए था कि रैशनल फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करना बेटा मैंने सिखाई थी ना, आपने यहाँ पे इस एमसीक्यूज में तो रेंज कैलकुलेट करनी थी, तो मोस्टली स्टूडेंट ने इसकी डोमेन ही लिखी हुई है। आपके पास एक रैशनल फंक्शन गिवन है, वो पूछ रहा है कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x माइनस 1, तो आपने इस फंक्शन की रेंज बतानी है, नॉट डोमेन। ठीक है, और जब मैंने आपको इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया था, मैंने आपसे कहा था लेट से ये एक सेट x है, ये सेट y है, तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया था कि f आपके पास अगर फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो उसका जो इनवर्स होता है वो फंक्शन होता है फ्रॉम y टू x। तो f फंक्शन की डोमेन x है और रेंज y है, और y जो f इनवर्स है उसकी डोमेन उसका उलट है ना, तो f इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो y है और रेंज x है। तो ये आपके पास रैशनल फंक्शन है, इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर, डोमेन चेक करें, डोमेन तो हम बता सकते हैं इस फंक्शन की कि हर वो नंबर, आप डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाएं, 1 पुट करने से 0 आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड होगा। इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तो आपके पास क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो आप क्या इसकी डोमेन लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ वो क्या है, ऑल रियल नंबर अदर देन 1। तो ये लिखने का प्रोसीजर है, 1 माइनस कर देते हैं रियल नंबर से, या और इंटरवल लेकिन फॉर्म में जो मेथड था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेकिन हमें रेंज चाहिए ना, तो रेंज के लिए आपके पास बेस्ट मेथड ये है कि भाई आपको इस फंक्शन का f का x मालूम है, x क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस x माइनस 1। तो यही जो x है, ये जो आपके पास f की डोमेन है, ये f इनवर्स के लिए आपके पास क्या बन रही है, रेंज बन रही है ना। ठीक है, सॉरी, हमें f की डोमेन है और हमें चाहिए जी f की रेंज चाहिए। f की रेंज क्या सेट है, वो सेट y है। तो
अब हमें डोमेन कैलकुलेट करने का प्रोसीजर पता है कि डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाने के लिए जो पॉइंट डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा होगा उसको डोमेन से निकाल देंगे। तो हमें पता है कि एफ इनवर्स की डोमेन क्या है, वो वाई है, जो कि एफ की रेंज है। इसका मतलब पहले हम एफ इनवर्स कैलकुलेट करेंगे और जो एफ इनवर्स की डोमेन होगी वही इस गिवन फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये जो फंक्शन है वाई, ये एफ ऑफ एक्स है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब रेंज आपने गिवन फंक्शन की फाइंड करनी हो तो आप उसका इनवर्स पहले फाइंड किया करें। ठीक है, या जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो कुछ शॉर्टकट्स मेथड हैं वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन टेक्निकली जो सही मेथड है वो यही है। इसका मतलब पहले आप इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करें। तो जल्दी से इसका इनवर्स फाइंड करें। इनवर्स फाइंड करने का जो मेथड है वो यही है कि पहले आप x कैलकुलेट करते हैं, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x-1 से मल्टीप्लाई करें तो y इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब आप ये काम करें कि x को सेपरेट करने के लिए y को अलग अलग मल्टीप्लाई करें। y को x के साथ मल्टीप्लाई, फिर y को 1 के साथ मल्टीप्लाई, राइट साइड में 3x प्लस 1 होगा। हमें क्योंकि x कैलकुलेट करना है तो इस वजह से आप जो x वाली टर्म है वो एक तरफ लेकर जाएं। तो लेफ्ट साइड में मैं y को ही रख रहा हूँ, प्लस 3x है, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं माइनस 3x हो जाएगा, प्लस y है राइट साइड में लेकर जाएंगे प्लस y हो जाएगा, और प्लस 1 राइट साइड में एज इट इज। लेफ्ट साइड से आप x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y-3, और राइट साइड में आ जाएगा y+1। हमें x कैलकुलेट करना है तो x के लिए क्या होगा y+1 डिवाइडेड बाय y-3 होगा। तो बेसिकली जो x होता है यही आपका f इनवर्स होता है ना। इट मीन्स कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y+1 डिवाइडेड बाय y-3। तो ये आपने इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। इनवर्स एक रैशनल फंक्शन है। हमें पता है कि ग्राफ से भी आपको नजर आ रहा है कि जो f इनवर्स की डोमेन है वही गिवन फंक्शन f की रेंज है। तो आप जस्ट क्या करें, इस f इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी। तो इसकी डोमेन कौन बताएगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स, डोमेन कौन बताएगा इस f इनवर्स की, रैशनल फंक्शन है। तो अगर आप 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। जी, 3 पुट करने पे 0 बन रहा है। इट मीन्स कि आप रियल नंबर से 3 को माइनस कर देंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अच्छा, ये अच्छा एफ सर, ये इनवर्स जो की, एक्सप्रेशन थी जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, आपकी बात काट रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में जो एक्सप्रेशन दी गई थी ऑप्शन में, तो उसमें अगर आप 1 पुट करते तब भी आंसर 0 ही आता है। अगर आप डोमेन इसकी निकालना चाहें तो क्वेश्चन जो नहीं, लिखेगा इसकी जो, कहाँ पे 1 पुट करते। मतलब अगर आप ये देखें ना जिसमें लिखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x-1 लिखा है, सही है। तो अगर हम्म आपने इसकी डोमेन निकालनी है तो अगर आप इसमें नीचे भी 1 पुट करेंगे इसकी भी 0 आ जाएगी डोमेन। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, इसमें अगर आप इस फंक्शन की डोमेन निकालते हैं ना तो ये फंक्शन एफ है, इसकी डोमेन अगर आप 1 पुट करते हैं तो नीचे 0 बन जाता है। इसलिए इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर -1। लेकिन एमसीक्यूज में हमें डोमेन नहीं चाहिए ना। अगर तो इसकी डोमेन मैंने पूछी होती, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो फिर तो यही ऑप्शन ए करेक्ट होता। लेकिन रीजन ये है कि मैंने तो आपसे रेंज पूछी है ना, तो रेंज के लिए फिर आपने एफ इनवर्स की डोमेन निकालनी है। रीजन इज दैट कि जो एफ फंक्शन की रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन है। आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं, ये एफ फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, इसकी डोमेन एफ की एक्स है और रेंज वाई है। लेकिन जो एफ इनवर्स होता है वो वाई से एक्स पे होता है, तो जो एफ इनवर्स है उसकी डोमेन वाई है जो कि एफ की रेंज है, और जो एफ इनवर्स की रेंज है वो एफ की डोमेन है। ठीक है, तो हमें एफ की रेंज चाहिए ना, तो हम इसलिए एफ सही। इनवर्स की डोमेन फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। जी सर। तो Yes. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फाइंड किया है, इट इज द रेंज ऑफ एफ। ये क्या है, एफ की रेंज है। तो एफ की रेंज ही तो हमने एमसीक्यूज में आपसे पूछी थी। तो एफ की रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो ये इस तरह से आप रेंज फाइंड करते होते हैं। जब भी रेंज फाइंड करनी हो तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है कि गिवन फंक्शन का इनवर्स फाइंड करें और उसके इनवर्स की डोमेन फाइंड कर लिया करें। क्लियर, क्योंकि डोमेन फाइंड करने का मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है रैशनल फंक्शन के लिए। समझ आ गई तो आगे चलूं। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये पहला पेज तकरीबन खत्म हो गया है।
5 MCQs। तो नेक्स्ट आपके पास जो है, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर वो डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस वाला आपने किया था। सॉरी, आपकी वॉइस सर आपने आवाज बहुत कम है। सर आवाज़ अब सही है? नहीं, कम है या मुझे कम आ रही है? जी, शायद मेरा वॉल्यूम कम था। अभी बोलें। सर वही कह रहे थे कि 6 वाला जो आपने एमसीयू मैथड्स को देकर आपका केस नजर अच्छा, चलें MCQs नंबर 6 डिस्कस करते हैं। फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और x माइनस 1 इज डिसकंटिन्यूस है। जब भी फंक्शन रैशनल गिवन और उसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी हो ना, तो आपने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करना है। तो जो x की वैल्यूज आती हैं वो उन वैल्यूज पे फंक्शन अनडिफाइन होता है, और अनडिफाइन होने की वजह से कंटिन्यूस फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल होती है, और जिससे जो आपका फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसने डिसकंटिन्यूटी पूछी हुई है, तो डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 है और x माइनस 1 है। इन दोनों को 0 पुट कर दें, x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो फर्स्ट से x की वैल्यू आ रही है -1/2, सेकंड से x की वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, द फंक्शन f of x इज डिसकंटिन्यूस एट -1/2, तो हमने देख लिया -1/2 पे भी डिसकंटिन्यूस है, एंड x इक्वल टू 1, 1 पे भी डिसकंटिन्यूस है। -1 के बारे में तो ये नहीं हमें रिजल्ट पता चल रहा, तो -1 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। और ऑप्शन डी लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, इसलिए जो ऑप्शन ए और बी दोनों को करेक्ट करेगा वो आपका ऑप्शन डी है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा जी वाइस। जी सर आगे समझ। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछें। MCQ तो 7 जो है। मैंने जो सॉल्व किया था वो सही सॉल्व किया था 6 वाला जो था। जी मैंने जी, बिल्कुल ठीक -1 सॉल्व किया था आपने, मैंने चेक किया था, वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, अब जरा चेक करें क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि चलें पहले ना एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन सुन लें। एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई जो होते हैं वो अलग अलग नजर आते हैं आपको। यानी कि ऐसे फंक्शन, डेफिनेशन ये है कि ऐसे फंक्शन जिसमें y इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ हो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन रहता है। लाइक y इक्वल टू x² प्लस 1 एक्सप्लिसिट फंक्शन, y इक्वल टू 3x प्लस 5 एक्सप्लिसिट फंक्शन, या y इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो हर वो फंक्शन जिसमें x और y सेपरेट हुए पड़े हों, या आप कह सकते हैं y इन टर्म ऑफ f ऑफ x गिवन हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो और y सेपरेट हुआ पड़ा हो, वो फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। और इसके जो मुतबादल डेफिनेशन है वो ये है कि इम्प्लिसिट फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, सुने। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x और y सेपरेट नहीं होते। a function which is जनरल फॉर्म ये है कि f of x, y इक्वल टू 0। इट मीन्स कि f और ये एक इक्वेशन की मदद से एक्सप्रेस किए हुए होंगे, और इसमें जो होगा x और y सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, x और y मिक्स होकर आएंगे। तो यू कैन चेक x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x और y सेपरेट नहीं हुए पड़े। इट मीन्स कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0, x और y को अलग अलग नहीं किया हुआ, इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शन। 3x माइनस 2xy में भी x और y सेपरेट नहीं किए हुए, इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शन। याद रखें, बहुत सारे ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट होते हैं जिनको आप एक्सप्लिसिट बना सकते हैं, लेकिन आपने फंक्शन को उस सिचुएशन में देख के डिसाइड करना है कि ये फंक्शन इस हालत में इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। ठीक है, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 2, यू कैन मेक इट एज एक्सप्लिसिट, y इक्वल टू x माइनस 2 बन जाएगा, लेकिन आपने फंक्शन को रीअरेंज किया ना, तो इसलिए
ये जो आपके पास फंक्शन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। जब y कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्सप्लिसिट बन जाएगा। बहरहाल इसमें से ये जो सारे ही लिखे हुए हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। समझ आ गया आपको? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट 8 MCQs है कि 8 इम्पोर्टेंट भी है। y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू, इसमें से नेचुरल लॉग ऑफ x जब मैंने डिफाइन किया था, बेसिकली आपका जो जनरल लॉग होता है ना, एक होता है जनरल लॉग जिसमें बेस कुछ भी हो सकती है, log ax। बेस हमने डिफाइन की थी, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं होती है बेस, और ग्रेटर देन 0 होती है, 1 के अलावा होती है। ठीक है, तो ये बेस थी। यहाँ से हमने दो दो स्पेशल किस्म के लॉग डिफाइन किए थे। एक था बेटा कॉमन लॉग। कॉमन लॉग एक ऐसा लॉग था जिसकी बेस आपने 10 रखी होती है। ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने का ये मेथड होता है कि y इक्वल टू log 10x लिख देते हैं, या सिंपल LOG log लिख देते हैं, log x लिख देते हैं। बेस जब ना लिखी हो तो वो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो आपका कॉमन लॉग होता है। दूसरा जो स्पेशल किस्म का लॉग है उसे कहते हैं कि नेचुरल लॉग। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ जो लॉग होती है उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा लॉग जिसमें आप बेस को रिस्ट्रिक्ट करके ई बना देते हैं। ई एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.714 समथिंग होती है। तो ये आपके पास ई, अगर बेस ए को रिस्ट्रिक्ट करें ई, तो आपके पास जो लॉग बनेगा वो बनेगा लॉग ए की जगह ई आ जाएगा, लॉग ई एक्स आ जाएगा। इस लॉग को कहते हैं नेचुरल लॉग, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि LOGE लिखने की बजाय हम सिंपल LN लिख देते हैं, LN ऑफ x आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस e होती है। ठीक है, तो उसने पूछा नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू y इज इक्वल टू log ex। तो मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल लॉग ऑफ x बेसिकली log ex के ही इक्वल होता है। तो जस्ट नोटेशन है ना डिफरेंट, नेचुरल लॉग ऑफ x लिखें या log ex लिखें, ये एक ही बात है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसलिए ठीक है कि सेकंड, पहला ऑप्शन तो चलें ठीक हो गया ना, दूसरा क्यों ठीक है वो बताने लगा हूँ। आपने लॉग का एक फार्मूला पढ़ा होता है कि जो log ax होता है, आप किसी भी लॉग को इन टर्म ऑफ नेचुरल लॉग लिख सकते हैं। कैसे? ऊपर आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ x और नीचे आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि log ax किसके इक्वल होता है? log नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका नेचुरल लॉग होता है, आप चेक कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल होता है किसके? log ex के। और बाय डेफिनेशन ऊपर वाली डेफिनेशन अप्लाई करें, log ax हो तो नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ e होता है, a होता है ना, तो अब बेस e है तो नेचुरल लॉग ऑफ e आ जाएगा। इट मीन्स के सेकंड ऑप्शन भी नेचुरल लॉग की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये भी ठीक है। और थर्ड में क्या था? थर्ड में बेसिकली ये था ना कि आपका जो जनरल एक्सपोनेंशियल होता है a रेज टू द पावर y अगर x के इक्वल हो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था तो ये इक्विवेलेंट था किसके? लॉगरिथमिक फंक्शन से। हम डिफाइन कैसे करते हैं? जो पावर होती है वो लेफ्ट साइड में आ जाती है, जो बेस a है वो log की बेस बनती थी। तो log क्या है? a है ना, बेस e है, a है, तो जो राइट साइड में नंबर लिखा होता है वो log के एंगल में लिख देते हैं। इस तरह से हमने log को डिफाइन किया था। अब जरा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो बेसिकली आपका फंक्शन क्या है? y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। और आप जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x तो बेस e का होता है, तो log e x हो गया, y इक्वल टू log e x। इसको रिवर्स एक्सपोनेंशियल में लिखें तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके? जो बेस है, बेस की पावर लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है ना, आप चेक कर सकते हैं, बेस a है, लेफ्ट साइड में नंबर y है, तो बनता है a की पावर y। यहाँ पे बेस e है, लेफ्ट साइड वाला नंबर y है, तो e की पावर y, और राइट साइड में x आ जाएगा। इसका मतलब log y इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x ही बेसिकली इक्विवेलेंट होता है किसके? e की पावर y और x के।
इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑप्शन करेक्ट हैं। समझ आ गई आपको? तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के तीनों रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है 9 एमसीक्यूज, ये भी लॉग से रिलेटेड मैंने दिया था, इंपॉर्टेंट है और आसानी से अब आप सोल्व कर लेंगे बेटा। कि मैंने लिखा है कि लॉग की अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, लॉग ए और लॉग की बेस ए है और वैल्यू भी ए है तो आंसर क्या आएगा? लॉग ए एट ए का आंसर निकालना है। इसका मतलब कि बेस अगर 2 हो तो वैल्यू 2 पे लॉग क्या होगा, बेस 3 हो तो वैल्यू 3 पे लॉग क्या होगा, बेस ई हो तो वैल्यू 3 पे लॉग क्या होगा। यहाँ पे मैं इसका प्रूफ चले करवा देता हूँ जल्दी से। लॉग ए एक्स का फॉर्मूला भी मैंने बताया कि वो तो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के, ऊपर जो वाली जो वैल्यू होती है उस पर नेचुरल लॉग, फिर डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला अप्लाई करवाया आपको। तो आप ऊपर वाले वैल्यू पे फार्मूला अप्लाई करें। बेस भी ए एक्स की जगह ए आया हुआ है ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बेस भी ए है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ ए नेचुरल लॉग ऑफ ए कैंसल, आंसर 1। इसका मतलब जब बेस और वैल्यू सेम हो तो ऑप्शन हमेशा लॉग का आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए जो बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है? लास्ट है एमसीक्यूज ये वाला। और एमसीक्यूज इज दैट के जी, ये आपके पास एमसीक्यूज है। y इज इक्वल टू, ये आपके पास log बेस a है और वैल्यू भी a है और ऊपर पावर x है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत आसान सी बात है। इसमें आप एक रिजल्ट यूज करेंगे, वो रिजल्ट आपके पास बेसिकली एक नहीं है, 3 रिजल्ट हैं। उसमें से फर्स्ट ये है कि चले मैं सारे नहीं बताता, लॉग प्रोडक्ट में हो तो सम में जाता है, डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्शन में जाता है, ये कुछ रिजल्ट हैं। लेकिन एक और ये है कि अगर लॉग की अगर कोई पावर हो, लेट्स से लॉग ए और x की पावर अगर m हो, तो जो पावर होती है लॉग की वो स्टार्ट में आ जाती है, m लॉग a और x बनता है। जब भी लॉग में पावर में कोई नंबर हुआ तो उसको आप स्टार्ट में ला सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और यहाँ पे शर्त है कि जो पावर हो वो तो चलें, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। x शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 ना हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जरा इस पे ये सॉल्व करें, अप्लाई करें। लॉग ए एट ए और होल पावर एक्स है, आपको पता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो बनेगा लॉग ए और वैल्यू भी ए पे है, तो लॉग ए एट ए, इसका आंसर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एमसीक्यूज 9 में, इसका आंसर 1 आता है। और x टाइम्स 1 का आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गई? तो ये आपका टेस्ट था। टेस्ट मुश्किल बना दिया था मैंने? जी, रिस्पॉन्स करें प्लीज। क्या टेस्ट मुश्किल था? नो सर। हाईएस्ट मार्क्स 8 हैं, जो कि अच्छे मार्क्स हैं, चले अच्छी बात है। और हैरत है कि जिन स्टूडेंट ने दरम्यान से ज्वाइन किया उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो शुरू में पढ़ रहे थे उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो इम्प्रूव करें चीज़ों को। टेस्ट आसान ही बनाया था मैंने, जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसी से बनाया था। एनी हाउ, मुझे बताएं कि एक्सरसाइज के कौन से एमसीक्यूज रहते थे, ताकि अभी टाइम है 4-5 मिनट, तो वो हम वो सॉल्व कर लेते हैं। सर एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए सर। लास्ट एमसीक्यूज रहता है? नहीं मैंने एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए थे हमारे। नहीं, मुझे लगता है कि एक लास्ट में एमसीक्यूज है जो रहता है। ठीक है, या कंप्लीट हो गए थे? कंप्लीट हो गए तो सर आपने जो पीडीएफ फाइल भेजी थी उसमें तो सारे मार्क्स हुए हुए थे। अच्छा, तो चलें आपकी ये लास्ट एमसीक्यूज हो गए हैं? नहीं, ये लास्ट एमसीक्यूज नहीं हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें। ये ना बुक की जो एक्सरसाइज है उसके एंड पे जो लास्ट में एमसीक्यूज है ये वो वाला है। ठीक है, तो इस पे बेसिकली फंक्शन का इनवर्स हमने कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे लेट्स से वो कह रहा है कि इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमने लगाना है।
सबसे पहले आप ये करें कि इस फंक्शन को y के इक्वल लेट करें कि y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x। तो इसका इन्वर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे आप x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से x कैसे कैलकुलेट हो सकता है आप चेक करें। चले मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ आपको कि e की पावर x e की पावर माइनस x है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो e की पावर x हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय दूसरे को भी ऐसे ही सॉल्व करें। e की पावर x है प्लस e की पावर माइनस x को डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो वो आपके पास क्या बनेगा 1/e की पावर x आ जाएगी। e की पावर x को ऊपर और नीचे दोनों एलसीएम ले लें तो e की पावर x एलसीएम आ जाएगा ऊपर भी, और लेकिन सॉल्व करेंगे e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई होके तो e की पावर 2x माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय e की पावर x और ऊपर आ जाएगा e की पावर 2x एंड प्लस 1। यू कैन चेक e की पावर x के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बना e की पावर x के साथ हुआ कैंसिल, लेफ्ट साइड में y और आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ये बन रहा है y इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1। तो मे भी बेटा क्लास एंड हो जाए, लेकिन इस पे अब आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी, वही x की वैल्यू इनवर्स होगी e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें इसमें तो क्या होगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 और राइट साइड में भी ऊपर आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 प्लस e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x माइनस 1 माइनस e की पावर 2x माइनस 1